हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। तो बेसिकली ये बात है 2016 की, जब मैं नया नया यूएस में गया था। और वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक घर किराए पे लिया। और बेसिकली रेंट अग्रीमेंट, जैसे हमारे यहाँ जो है रेंट अग्रीमेंट बनता है ना, वैसा ही एक रेंट अग्रीमेंट मुझे साइन करना था। तो जो कंपनी थी जो कि बेसिकली उस अपार्टमेंट का जो मैनेज कर रही थी, उसने मुझे अपने एक कंप्यूटर पे बिठाया और बोला कि जो है ये रेंट अग्रीमेंट है, आप इसे पढ़ लीजिए और साइन कर लीजिए। राइट। और मैं वो जो है लगभग 100-150 पन्ने का डॉक्यूमेंट था, और उसमें तमाम तरीके की कंडीशंस लिखी हुई थी कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जैसे एक पन्ने का डॉक्यूमेंट बनता है, वहाँ पे करीब 100 सवा 100 पन्ने का डॉक्यूमेंट था। और बेसिकली मैंने बोला साइन कैसे करूँगा, अब 150 पन्ने प्रिंट आउट निकालो तो मैं साइन करूँगा। तो उन्होंने बोला नहीं, बस आप इसे पढ़ते जाइए, जहाँ जहाँ पे साइन का कॉलम है वहाँ पे क्लिक क्लिक करते जाइएगा, और आखिरी में अपने जो है नाम टाइप कर दीजिएगा और आपके साइन हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी ईमेल आईडी पे है, तो बेसिकली आपके साइन कंसिडर होंगे। तो बेसिकली मैंने जब देखना शुरू करा, तो मैं ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में काम करता था, तो मैंने देखा कि एक्चुअली वहाँ पे एक कंपनी है डॉक्यू साइन बोल के, जो कि ई सिग्नेचर्स का काम करती है, और जितने भी ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें पेपरलेस कर रही है। और इस तरीके से जो है बहुत ईजिली, बिना प्रिंट आउट लिए, बिना फिजिकली साइन करे, आप वर्चुअली साइन कर सकते हैं। अब कुछ समय पहले एक इंडिया में बिल्कुल इसी तरीके की कंपनी, जैसे कि डॉक्यूसाइन है, जो कि एक ग्लोबल जाइंट है इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन साइनिंग। इंडिया में एक कंपनी है ई मुद्रा, उसका आईपीओ आया, और मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि मुझे पता था कि जो मार्केट है ये बहुत ही बड़ी मार्केट है। और इंडिया में अगर बात करें तो अभी भी ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स जो है फिजिकली साइन होते हैं। अगर ऑनलाइन की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी हम इंडिया में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, अभी भी अगर आप लैंड के जो है पेपर्स बनवाते हैं, राइट, तो फिजिकली आपको जाके कचहरी में जाके फिजिकली स्टैम्प पेपर जो है साइन करने पड़ते हैं, स्टैम्प पेपर खरीदने पड़ते हैं। क्या ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक सीमलेस प्रोसेस हो सकता है? राइट। जब आप रेंट पर घर लेते हैं, क्या ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक सीमलेस प्रोसेस हो सकता है कि भाई ठीक है भाई, जिसका घर है और आपका जो घर है, आप अगर आप जो है बेसिकली उसे रेंट पे ले रहे हैं, तो आप ऑनलाइन जो है सब काम कर लीजिए, रेंट अग्रीमेंट जो है उसके मेल पे भेज दीजिए, और ऑनलाइन ही वो साइन करके आपको वापस कर देगा, आप साइन करके उसे वापस कर दीजिए, दोनों के पास एक एक कॉपी हो जाएगी। राइट। ऑनलाइन ही स्टैम्प ड्यूटी पे कर दीजिए। राइट। हो सकता है, पॉसिबल है। इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी ऐसा होता ही है। बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दुनिया भर के टेंडर्स होते हैं, दुनिया भर के फॉर्म्स होते हैं, सब फिजिकली होता है। राइट। आपको जा जाके करना पड़ता है। अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है चीज़ें ऑनलाइन करने का। तो यहाँ पे ये कंपनी जो ई मुद्रा है, ये आती है पिक्चर में। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली पूरी की पूरी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी होने वाली है इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में भी, उसमें एक की पार्टिसिपेंट रहेगा ई मुद्रा। तो कितनी ज़्यादा ह्यूज टेलमेंट्स हैं। शुरू करता हूँ इनके बिजनेस एनालिसिस से। तो इनके बिजनेस में मेनली ये दो तरीके का बिजनेस करते हैं। पहला जो है इनका बिजनेस है वो है ट्रस्ट बिजनेस, और दूसरा जो बिजनेस है वो है एंटरप्राइज बिजनेस। अब आप कहेंगे क्या है ये ट्रस्ट बिजनेस और एंटरप्राइज बिजनेस क्या है? तो ट्रस्ट बिजनेस का मतलब ये है कि जहाँ पर भी आपको ट्रस्ट फैक्टर जो है चाहिए, जैसे कि कोई ऑनलाइन साइनिंग करनी है, राइट, तो उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर्स चाहिए। तो ये इंडिया में लार्जेस्ट डिजिटल डीएससी सर्टिफिकेट बोलते हैं, बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, उसके लार्जेस्ट प्रोवाइडर हैं। अब ये जो डीएससी हैं, आज की डेट में लोग वॉलंटरीली जो है बहुत कम ही ले रहे हैं, लेकिन जो मैंडेट्स हैं गवर्नमेंट के, काफ़ी काफ़ी चीज़ों में गवर्नमेंट के पुश हैं, और बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको अगर ये ऑनलाइन भरना है तो आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करके और उसे साइन करके डिजिटली और तभी अपलोड करना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आपकी कोई कंपनी है, तो जो आप इनकम टैक्स फाइलिंग करेंगे उसके लिए आपको उस कंपनी को डिजिटल सिग्नेचर जरूरी है। जीएसटी फाइलिंग के लिए ज़रूरी है, ई टेंडरिंग के लिए ज़रूरी है, पेटेंट फाइलिंग के लिए, बेसिकली गवर्नमेंट के ई प्रोक्योरमेंट मार्केट प्लेस से कुछ प्रोक्योर करने के लिए ज़रूरी है, ई ऑफिस, एलएलपी रजिस्ट्रेशन या कंपनी रजिस्ट्रेशन, बेसिकली ई बिडिंग, ई ऑक्शन, कस्टम फाइलिंग, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट के मैंडेट्स हैं, और इसलिए जो है ये काफ़ी अट्रैक्टिव बिजनेस हो जाता है। आपको बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर का बिजनेस समझाता हूँ। देखिए, ऐसा है कि डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए कंपनी को कुछ भी कॉस्ट नहीं जाती है। जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी अगर आपने एस्टैब्लिश कर लिया है, तो आप चाहे एक साइन डिजिटली एक साइन जनरेट करें, चाहे 1000 साइन जनरेट करें, तो आपके जो है कॉस्ट में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है, एक बार जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो लग गई तो इन शॉर्ट ये जो बेसिकली बिजनेस है, ये बहुत हाई ऑपरेटिंग लेवरेज का बिजनेस है।
वॉल्यूम्स अगर एक्सपोनेंशियली ग्रो करे तो प्रॉफिट्स भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे, राइट। ऐसा आपको बहुत सारे बिजनेसेस में देखने को मिलता है, जितने भी प्लेटफॉर्म बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे भी ऐसा देखने को मिलता है। तो इन शॉर्ट ओवरऑल ये जो कंपनी है ये काफ़ी ज़्यादा एक गुड बिजनेस जिसे कहेंगे कि भाई कम पैसा खर्च करके ज़्यादा प्रॉफिट बनाने की मशीन है, राइट। जिसे कहते हैं हाई आरओसी बिजनेस है, राइट। तो सिक्लिकल बिजनेस नहीं है, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। तो ये तो थी पहले बिजनेस की बात जो कि है ट्रस्ट बिजनेस। इसमें डिजिटल सर्टिफिकेट के अलावा दो बिजनेस और आते हैं। एक है एसएसएल सर्टिफिकेट जो कि अभी काफ़ी छोटा है, इंडिया में अकेले ऐसे प्रोवाइडर हैं जो कि एसएसएल सर्टिफिकेट्स देते हैं। एसएसएल सर्टिफिकेट का बहुत ही ज़्यादा सिंपल भाषा में मतलब ये है कि वेबसाइट को सर्टिफाई करने के लिए जो सर्टिफिकेट होते हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं उनके साथ इनका कंपटीशन है, आगे कवर करूँगा कहाँ कहाँ पे कम्पीट करते हैं। उसके अलावा आईओटी जो है, जैसे डिवाइसेस होते हैं, अगर कोई मशीनरी है, कोई एक रियल एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप साइकिल लेते हैं जो कि पार्कड रहती हैं, राइट। उनको आप स्कैन करके ओपन करते हैं और फिर आप चलाते हैं, जैसे लाइन बाइक वगैरह। मुझे नहीं पता आपके शहर में कौन सी चलती है। ऐसी बहुत सारी बाइक्स जो है ई बाइक्स अवेलेबल रहती हैं जो कि फ़ोन से आप यूज़ कर सकते हैं। अब उनमें अगर कोई फिजिकली कुछ छेड़ाखानी कर दे, राइट, तो बेसिकली वो जो है कंपनी के नेटवर्क में घुस के जो है उसमें जो है हैकिंग कर सकता है, राइट। तो उन सब चीज़ों के लिए जो है उसमें एम्बेडेड डिजिटल सिग्नेचर्स रहते हैं, जिन्हें आईओटी में जो है बेसिकली ये यूज़ केस है डिजिटल सिग्नेचर्स का। प्राइमरली ये जो है इनका साइनिंग बिजनेस ही है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी ऑफ बिजनेस पे जो कि है एंटरप्राइज बिजनेस। एंटरप्राइज बिजनेस में मेनली इनके 3 प्रोडक्ट्स हैं। एक है ईमास, ईएमसीए, ईएम साइनर। ईमास का मतलब है ई मुद्रा ऑथेंटिकेशन सर्विस। ऑथेंटिकेशन सर्विस में आप इसे ऐसे समझिए कि बेसिकली आपने अगर कभी यूज़ किया होगा आईएम यूज़र, राइट। अगर आप अपना ऑफिस का काम करते होंगे तो आपको आईएम यूज़र बनाना पड़ता होगा, राइट। तो बेसिकली वही इनका प्रोडक्ट है कि भाई जो भी आपकी टॉप मैनेजमेंट है वो आईएम यूज़र्स डिफाइन करेगी। हर बंदे के लिए रोल्स डिफाइन किए जाएंगे, उनका ऑथराइजेशन, उनको किस किस चीज़ का एक्सेस है। तो बेसिकली एक्सेस एंड ऑथराइजेशन का इनका प्रोडक्ट है जो कि मेजरली बैंक्स में और गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। दूसरा इनका प्रोडक्ट है ईएमसीए। सीए का मतलब वो वाला सीए नहीं है जो बेसिकली आपके टैक्सेस फाइल करता है। ईएमसीए का मतलब है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो ईएमसीए जो प्रोडक्ट है बेसिकली अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर पब्लिक क्लाउड से नहीं यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इनके डिजिटल सिग्नेचर डायरेक्टली जो है आपको वहाँ से नहीं यूज़ करने, तो ये कंपनी को एक ये अपना प्रोडक्ट देते हैं कि उसमें बल्क में बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर्स प्रोवाइड कर देते हैं और कहते हैं कि भाई आप अपने एम्प्लॉयज़ को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप खुद से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी का एक्सेस रिवोक कर सकते हैं। तो उसका ये प्रोडक्ट है ईएमसीए। और फाइनली ईएम साइनर जो कि इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, जो कि बेसिकली पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। बहुत सारी कंपनीज़ में, स्पेशली बैंक्स में, ऑटोमोबाइल कंपनीज़ में और गवर्नमेंट ऑफिसेज में ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि बल्क साइनिंग के लिए। तो अभी क्या है कि ऑफिसेज में आपको फिजिकली पेपर प्रिंट आउट लेना पड़ता है, जैसे बैंक्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पेपर साइन करने पड़ते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस को पेपरलेस जो है करना चाहते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि पूरी जर्नी को पेपरलेस कर सके, क्योंकि फाइनली जो साइनिंग का पार्ट है वो बाकी लोगों के पास नहीं होता। और क्योंकि ये प्राइमरीली डिजिटल सिग्नेचर्स और ट्रस्ट में जो है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश प्लेयर हैं, तो ये उस जर्नी को भी जो है पूरा पेपरलेस करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे इनका इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि पूरी की पूरी जर्नी पेपरलेस हो सके। तो समराइज कर देता हूँ। ई मुद्रा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लीडिंग डिजिटल सिक्योरिटी एंड पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन वेंडर्स। और अगर इनके फ्यूचर की बात करूँ तो ये मिडिल ईस्ट, एपैक नेशंस, अमेरिका और यूरोप में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं इन की बिजनेस सेगमेंट से कितना कितना रेवेन्यू आता है, ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लग जाए कि अच्छा ये एक्चुअली में कॉन्ट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंटरप्राइज बिजनेस और ट्रस्ट बिजनेस है उनका मैंने सेगमेंटेशन किया हुआ है। ब्लू वाला जो है वो ट्रस्ट बिजनेस है और ऑरेंज वाला, रेड वाला जो है वो एंटरप्राइज बिजनेस है। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रस्ट बिजनेस है वो 65.4, 56.3, 67.2, 84, 84.6 और फाइनली 84। तो ट्रस्ट बिजनेस आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा है। इनफैक्ट एक मीडियम ग्रोइंग बिजनेस है, 8-10% से ही ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट कुछ सालों में तो डी ग्रोथ भी हुई है। अब उसका जो प्राइमरी रीज़न है वो ये है कि बेसिकली जो ट्रस्ट बिजनेस है उसकी ग्रोथ तो अच्छी है, वॉल्यूम ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है, वॉल्यूम ग्रोथ 15-20% की है, लेकिन वैल्यू ग्रोथ जो है ये एक सिक्लिकल है। और वो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये जो है क्योंकि गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे प्रोसेस में मैंडेट कर रखा है।
अब सोचिए आपको एक डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है, तो आप किसका डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करेंगे, राइट? आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो डॉक्यूसाइन का है या अडोबी साइन का है या फिर जो है वो बेसिकली ई मुद्रा का है, राइट? नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि आपके लिए वो काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी सस्ता देगा आप उसका सिग्नेचर लेके कर लेंगे, राइट? तो इसीलिए इस मार्केट में हो क्या रहा है कि जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। इसमें भी बेसिकली दो तरीके के मीडियम हैं जहाँ से वो ई सिग्नेचर सेल करते हैं। एक है डायरेक्ट अपने रिटेल चैनल के थ्रू और एक है वेंडर्स के थ्रू। अब ये जो वेंडर्स हैं ये और कंपनीज़ के ई सिग्नेचर भी लेते हैं और ये बल्क में लेते हैं, राइट? यानी कि लाखों लाखों ई सिग्नेचर्स लेके और फिर सीएस वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो ये बल्क में लेते हैं उनको जो ई सिग्नेचर है वो बेसिकली हिस्टोरिकली 70-80% ऑफ द रेवेन्यू आया करता था और रिटेल चैनल वॉज 20-30%। अब ये जो बल्क में जो लेते हैं वो एक सिग्नेचर 200 से 300 रुपये का लेते हैं, राइट? ये जो रिटेल चैनल है ये 1200 से 1500 रुपये में जो है ये एक सिग्नेचर सेल करते हैं। ये 2 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। आई थिंक 1 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। 2 साल वाला जो है वो थोड़ा और महंगा होता है। तो बेसिकली इतना ज़्यादा फ़र्क है रिटेल चैनल में और जो बल्क चैनल है उसमें। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि एज अ कस्टमर जो भी मुझे सस्ता देता है मैं वहाँ से लेता हूँ और इसीलिए प्राइसिंग बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। ये हालांकि बहुत ज़्यादा लीगली कंप्लाइंट और ये सब चीज़ें गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेने के बाद ही आप एंटर कर सकते हैं, पर जब भी कोई नया प्लेयर एंटर करता है वो मार्केट शेयर गेन करने के लिए प्राइजेस को गिरा देता है। वो बेसिकली 300 रुपये से 150 रुपये पे देने लगता है और बाकी प्लेयर्स को भी प्राइजेस कम करने पड़ते हैं और इसीलिए प्राइजेस जो है वो 100 रुपये से 300 रुपये के बीच में फ्लक्चुएट करते रहते हैं। वॉल्यूम ग्रोथ है लेकिन वैल्यू ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं है इस सेगमेंट में। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि जो एंटरप्राइज सेगमेंट है वो 36 करोड़ से 145 करोड़ हो गया है पिछले 4 सालों में। यानी कि आप देखिए लगभग जो है 4-5 गुना हो गया है, राइट? 4.5 गुना हो गया है। तो इसका प्राइमरी रीज़न ये है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये इनका बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है और आज की डेट में ये ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट हो गया है 2023 में कंपेयर टू ट्रस्ट सर्विस, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे इनके पास हाई मार्जिन रहते हैं। अगर ये जो है एंटरप्राइज में जो है घुस पाते हैं, एंटरप्राइज में जो है अपना एक दबदबा बना पाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन कमांड कर पाते हैं और बेसिकली और नई ऑर्गेनाइजेशंस में एंटर करना इनके लिए और आसान हो जाता है। जितनी ज़्यादा एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं उतनी ही ज़्यादा नए कस्टमर मिलना और आसान हो जाता है। अब एंटरप्राइज सेगमेंट में ना एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये रेकरिंग जो रेवेन्यू है ना वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। यानी कि ये लोग बेसिकली पूरा का पूरा प्रोडक्ट एक साथ बेच देते हैं लाइसेंस दे के जो है, बजाय एक सब्सक्रिप्शन मॉडल के, राइट? अब पूरा प्रोडक्ट जब एक साल देते हैं तो सिर्फ 20% ऑफ द टोटल सेल ही जो है वो रेकरिंग रेवेन्यू रहता है, जो कि मेंटेनेंस कह सकते हैं या बाकी जो चीज़ें रहेंगी। लेकिन 80% जो रेवेन्यू है, अगर आपने एक नई कंपनी में एंटर करा तो 80% ऑफ द रेवेन्यू इज़ वन टाइम ओनली, राइट? तो वो एक देखने वाली चीज़ है। लेकिन क्योंकि इंडिया इतना ज़्यादा एक्सेलरेट कर रही है एक पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन में, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आ रही है ईयर ऑन ईयर। अब देखिए कंपनी को थोड़ा हमने समझ लिया, अब इंडस्ट्री को भी समझ लेते हैं कि इंडस्ट्री के क्या नंबर्स हैं, किस तरीके से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो ये सब कुछ नंबर्स हैं जो कि मैंने इनके जो DRHP होता है वहाँ से निकालें। तो सबसे पहले कॉम्पिटिटर्स दिखाता हूँ। तो SSL में डिजीसर्ट, GoDaddy, Entrust, ये है कुछ मेन कॉम्पिटिशन। डिजिटल सर्टिफिकेट में जो है सिमिलरली यही नाम, ग्लोबल साइन, Entrust, eMudra, डिजीसर्ट। IoT सर्टिफिकेट में भी यही नाम है। डिजिटल सिक्योरिटी सोल्यूशन यानी कि जैसे EMAS हम कह रहे थे IEM यूज़र के लिए, उसमें IBM, माइक्रोसॉफ्ट, बड़े जो कंपनीज़ हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं इनसे कम्पीट कर रहे हैं। और PKI में जो है सिमिलर नाम है eMudra, Entrust, Nexus। पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन में अडोबी, डॉक्यूसाइन। तो ये है कुछ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने एक कंपैरिजन टेबल दी है अपने डिजिटल सिग्नेचर में कि कौन से कंपनीज जो है किस तरीके के डिजिटल सिग्नेचर्स जो है ऑफर करती है और eMudra कहाँ पे स्टैंड करती है। ये कुछ प्रोजेक्टेड नंबर्स हैं जो कि इंडस्ट्री की ग्रोथ, जो कि ये बेसिकली एक कंपनी है फ्रॉस्ट एंड सुलिवन, उन्होंने जो प्रोजेक्ट करे हैं। तो इसमें जो ग्लोबल ट्रस्ट सर्विसेज हैं यानी डिजिटल सर्टिफिकेट, वो ग्लोबली 10-11% से ग्रोथ दिखा रहे हैं, हर साल होने की चांसेस हैं। सिक्योरिटी सोल्यूशन में जो है 13-14% के से जो है ग्रोथ है। पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे इनकी एंटरप्राइज बिजनेस आता है, वहाँ पे आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग 30%, 29%, 28%, यानी कि लगभग 25 से 30% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है फॉर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। सिमिलरली टोटल डिजिटल सिक्योरिटी एंड पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन में 17-18% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है।
कुछ और नंबर्स हैं जो कि मैं आपको इंडिया स्पेसिफिक दिखा देता हूं। तो इंडिया स्पेसिफिक अगर बात करें तो ये बोल रहे हैं 27.5% के एगर से ग्रो करेगा 2021 से 2026। दिस इज डिजिटल सिक्योरिटी एंड पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन मार्केट। ये पूरा मार्केट ही अगर 26-27% से ग्रो करेगा तो ये तो लीडर है उस कंपनी में, इस पूरी इंडस्ट्री में। तो ये बेसिकली सिमिलर लेवल पे या उससे बेटर लेवल पे ग्रो करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सिमिलरली यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप पॉज करके देख सकते हैं। बेसिकली डिजिटल सिक्योरिटी, पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन और इन सभी में जो है क्या क्या ग्रोथ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। इन शॉर्ट जो इनका एंटरप्राइज बिजनेस है वो एक्सपेक्टेड है 25 से 30% ग्रो करना, और जो इनका डिजिटल सर्टिफिकेट वाला बिजनेस है, ट्रस्ट बिजनेस, वो एक्सपेक्टेड है लगभग 15% से ग्रो करना फॉर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स। ये मैं वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि वैल्यू ग्रोथ में डिजिटल सर्टिफिकेट वाला बिजनेस उतना ज़्यादा तेज ना ग्रो करे। हालांकि अब क्योंकि ओवरऑल रेवेन्यू का अब एक छोटा हिस्सा रह गया है तो वो भी एक अच्छी बात है। तो एंटरप्राइज बिजनेस जब ग्रो करेगा तो पूरी कंपनी अपने आप ही 25-30% से ग्रो कर सकती है। तो ये तो थी कंपनी की बात, इंडस्ट्री की बात। अब बात करते हैं की अपॉर्चुनिटीज़ की। की अपॉर्चुनिटीज़ में इनके पास मेन जो अपॉर्चुनिटी है वो है ग्लोबल एक्सपेंशन। अभी प्राइमरी इनका फोकस इंडिया में था, अब ये यूएस, यूके, कीनिया, मिडल ईस्ट, इंडोनेशिया, इन सब मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स लेके जा रही है और अपने एंटरप्राइज बिजनेस को और साथ साथ अपने डिजिटल सिग्नेचर बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश कर रही है। एक नया प्रोडक्ट इनका लॉन्च होने वाला है एम डिस्कवरी, जो कि एसएसएल सर्टिफिकेट की डिस्कवरी के लिए है। अगर कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी 1000, 2000, 5000 वेबसाइट्स हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत बार क्या होता है कि आप अपने डिजिटल सर्टिफिकेट्स यानी कि एसएसएल सर्टिफिकेट्स को रिन्यू करना भूल जाते हैं, आपकी साइट डाउन हो जाती है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये ऑटोमेटिकली ये सब पता लगाता रहेगा कि कौन सी वेबसाइट का कब रिन्यू होना है और उसे रिन्यू करता रहेगा। तो ये है इनका दूसरा अपॉर्चुनिटी। ई गवर्नेंस टेलविंड्स, तो ऑब्वियस है कि इंडिया में पूरी गवर्नमेंट जो है ये ई गवर्नेंस को कितना ज़्यादा फोकस दे रही है। ज़्यादातर फिजिकल प्रोसेसेस ऑनलाइन में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो फ्यूचर में बहुत सारे नए यूज़ केसेस आने वाले हैं, जैसे कि आईओटी एक मैसिव स्केल पे जैसे से जाएगा। सेंट्रल बैंक्स जब क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे वो एक यूज़ केस इनका हो सकता है कि उसमें जो है डिजिटल सर्टिफिकेट टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, और बेसिकली और भी नए नए यूज़ केस आते रहेंगे। उसके अलावा इन्होंने अपनी रीसेंट कॉन कॉल में एक यूज़ केस बताया था कि ये लोग फाइल इंक्रिप्शन, डेटा इंक्रिप्शन पे वर्क कर रहे हैं, और कोई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले हैं जिसे बोलते हैं होमोग्राफिक इंक्रिप्शन, जिसमें ये लोग इंक्रिप्टेड टेक्स्ट को, इंक्रिप्टेड फाइल को जो है ये लोग बेसिकली सर्चेबल बना सकते हैं किसी तरीके से, और ये इन्हें लगता है कि फ्यूचर में एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। और फाइनली ब्लॉकचेन भी एक इनका काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फ्यूचर में। तो ये लोग ब्लॉकचेन से रिलेटेड भी यूज़ केसेस ढूंढ रहे हैं जहाँ पे ये लोग अपने डिजिटल सर्टिफिकेट टेक्नोलॉजी का, पीकीआई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें। रिस्क की बात करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क है कंपटीशन। आईटी एज एन इंडस्ट्री, प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। जो मल्टीनेशनल्स हैं, अडोबी हो गया, डॉक्यूसाइन हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेंट है इस इंडस्ट्री में, खासकर फॉरेन में। हालांकि इंडिया में इनका दबदबा है, वो अगर इंडिया में ज़्यादा फोकस करेंगे तो इनको जो है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन दे सकते हैं। दूसरा आता है रेगुलेशन। अगर कोई गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन चेंज कर देती है कि डिजिटल सर्टिफिकेट की जगह किसी और टेक्नोलॉजी से आपको जो है काम करना है, या फिर इस तरीके की कोई रेगुलेशन आती है, तो बेसिकली या कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इनकी टेक्नोलॉजी या बेसिकली डिजिटल सर्टिफिकेट यूज़ करना बंद कर देता है, तो वो काफ़ी बड़ा रिस्क हो सकता है। तीसरा रिस्क आता है टेक्नोलॉजी का। अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर जाती है, राइट, कोई और नई टेक्नोलॉजी आती है और ये उस तरीके से नहीं जो है अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं, तो वो एक काफ़ी बड़ा रिस्क है। चौथा रिस्क है प्रमोटर की एक सब्सिडरी है ब्लू स्काई इन्फोटेक, जो कि डिजिटल सर्टिफिकेट को बल्क में खरीद के बेचने का काम करती है। तो वो थोड़ा सा मुझे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाला इशू लगता है। हालांकि किसी ने इस बारे में क्वेश्चन पूछा था रिसेंट कॉन कॉल में, आप चाहें तो वो कॉन कॉल देख सकते हैं और सुन सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। बेसिकली उन्होंने बोला था कि हिस्टोरिकली क्योंकि मार्केट इतना छोटा था तो इस तरीके की कंपनी की ज़रूरत थी, अभी ज़रूरत नहीं है, उसे स्केल डाउन कर रहे हैं, इस तरीके का कुछ जवाब दिया था, आप चाहें तो सुन सकते हैं। तो ये थे कुछ की रिस्क। आई होप कंपनी आपको समझ में आ गई, अपॉर्चुनिटी समझ में आ गई, रिस्क समझ में आ गए। फाइनली बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में। तो कंपनी 25-30% से ना सही मुझे लगता है कि 17-18% से तो आराम से ग्रो कर सकती है फॉर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स। अगर बेसिकली अगर इनका जो डिजिटल सर्टिफिकेट वाला बिजनेस है वो उतना अच्छा नहीं भी करता तो भी, क्योंकि करंटली जो एंटरप्राइज बिजनेस है वो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने अगले 4 सालों तक 18% की ग्रोथ मान के, और मार्जिन क्योंकि इनके लगभग 37-38% रहे हैं, प्रोडक्ट बिजनेस है तो इसीलिए मैंने 38% के ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन मान के ये पता लगाने की कोशिश करी है कि 4-5 साल में क्या इनकी अर्निंग्स हो सकती हैं। ये टेबल आप पॉज करके देख सकते हैं।
तो जो अर्निंग अभी लगभग 55 करोड़ की है, मुझे लगता है कि लगभग 125 करोड़ 100 सवा 100 करोड़ की हो सकती है अगले 4-5 सालों में, प्राइमरी बिकॉज ऑफ द एंटरप्राइज बिजनेस। और अगर डिजिटल सर्टिफिकेट बिजनेस में वापस से जो है प्राइसिंग पावर आती है तो शेयर प्राइस इस हिसाब से अगर मैं 30 का पी दूँ आफ्टर 2026, क्योंकि वहाँ पे भी 2026 में मुझे लगता है ये हाई ग्रोथ कंपनी ही रहेगी, क्योंकि ये जो टेलविंड है ये कोई अगले 3-4 सालों की नहीं है, ये 10-15 सालों की टेलविंड है। हालांकि हमें देखना होगा कि इंडस्ट्री डिसरप्ट तो नहीं हो रही है, कोई नई टेक्नोलॉजी तो नहीं आ रही, वो सब तो ऑब्वियसली देखना ही पड़ेगा। लेकिन 30 का पी दे के इनका शेयर प्राइस बनता है 435, जो कि बेसिकली बनता है 14% का केगर ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो ये था इसका रिस्क रिवॉर्ड। आई होप आपको वैल्यूएशन भी समझ में आ गई होगी। तो ये था ई मुद्रा का एनालिसिस। मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ, मैं पर्सनली अभी इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इसको ट्रैक करने में, तो मैं इसे ट्रैक कर रहा हूँ। और अगर ये नंबर्स ऐसे ही कंटिन्यू रहते हैं और शेयर प्राइस, देखिए प्राइमरली मैं इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी एक डाउन ट्रेंड में है, और मैं बेसिकली जो, और दूसरी चीज़ ये भी है कि इसका आईपीओ काफ़ी रिसेंट है, तो हिस्ट्री मेरे पास उतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ 2019 से लेके अभी तक की हिस्ट्री है, जिसमें 2 साल कोविड के थे। तो इस वजह से मैं कुछ थोड़े समय से और देखना चाहता हूँ कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर हो सकता है कि भाई जैसे हमारे आईपीओस जो आए हैं उनको किस तरीके से पिटाई हुई है, अगर वैसे ही पिटाई होती रही और अच्छे प्राइस में मिल जाए, यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड और ज़्यादा फेवरेबल हो जाए, तो मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर खरीदूँगा। और ये था इस कंपनी का एनालिसिस। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो, और मुझे ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करिएगा, वहाँ पे भी मैं कभी कभार छोटे छोटे स्मॉल कैप्स मिड कैप्स के बारे में बात करता रहता हूँ। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।